हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, और यह आज जो है लेक्चर 8 है। इससे पहले लेक्चर 7 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिएगा तो ये समझ में आएगा। ये इसमें देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। देखो हेडिंग क्या है, वाष्पीकरण, ठीक ना, इवेपोरेशन। क्या इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। तो अभी तक में हम जो पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि पदार्थ की अवस्था में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक ना। यानी पदार्थ की अवस्था में क्या करते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में। ठोस जो है क्या बन सकता है, द्रव बन सकता है। द्रव क्या बन सकता है, गैस बन सकता है। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, उसके लिए हम ताप और दाब के बारे में पढ़े थे ना, कि ताप में परिवर्तन करके हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। दाब में परिवर्तन करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। दाब में कमी करते हैं तो परिवर्तन होता है, तो दाब में वृद्धि करते हैं तो परिवर्तन होता है। ताप में कमी करते हैं तब भी होता है, ताप में वृद्धि करते हैं तब भी होता है, ठीक ना। हम लोग जो है बिना ताप और बिना दाब के भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक ना। मान लो ताप नहीं दिए, दाब भी नहीं दिए, तो बिना ताप और बिना दाब का भी क्या करते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। वही हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन बिना उष्मा एवं बिना दाब में परिवर्तन लाए भी संभव है। बिना टेम्परेचर का, बिना दबाव का भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे यदि हम पानी को खुला हवा में छोड़ देते हैं तो इसका आयतन धीरे धीरे घट जाता है। मान लो 1 लोटा पानी को तुम क्या करो, खुले हवा में धूप में कहीं पर छोड़ दो, ठीक है। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 1 दिन बाद जाके देखो तो पानी 1 लोटा नहीं रहता है। पानी क्या हो जाता है, घट जाता है ना। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कैसे हो गया, आखिर वो पानी जो है चला कहाँ गया। पानी पर 1 लोटा था या 1 बाल्टी था, पानी घटकर जो है कहाँ चला गया। क्योंकि पानी खुली हवा में रखा है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि पानी का जितना आयतन घटता है वह हवा में चला जाता है, ठीक ना। पानी कहाँ रखा है, खुली हवा में। इसका मतलब पानी का जितना आयतन घटा, आयतन मतलब मोटा मोटी हमारा वजन, ठीक ना। जितना वजन घटा वो कहाँ चला गया, हवा में चला गया। कहाँ चला गया, हवा में चला गया। पानी की सतह पर कुछ पानी हवा की उपस्थिति में वाष्प में बदल जाते हैं। होता क्या, पानी को जब खुला छोड़ते हैं वो सूर्य के प्रकाश से गर्मी लेता है। क्या लेता है, गर्मी। उस गर्मी को पाकर क्या करता है, वो पानी क्या बना लेता है, वाष्प बन जाता है। और वाष्प बन के हवा में वो चला जाता है, ठीक ना। वाष्प बन के हवा में चला जाता है और वो हवा में जाकर क्या करता है, वायुमंडल में जाके मिश्रित हो जाता है, ठीक ना। वही सब जो वाष्प जाके बादल बनाता है, वही सब जो सब वाष्प नीचे से जाता है वही क्या बनाता है, बादल बनाता है। पानी के ऊपरी सतह पर के कणों की गतिज ऊर्जा दूसरे कणों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि द्रव के कण गतिशील होने के कारण वे वायु के कणों के साथ भी टकराते रहते हैं, ठीक ना। ये वाष्प जो बनते हैं, ये वाष्प जो बनते हैं वो क्या होता है, हवा से हल्का होता है। वाष्प हवा से क्या होता है, हल्का होता है, जिसके कारण हवा जहाँ है वो वहीं रह जाता है और वाष्प कहाँ चला जाता है, ऊपर, क्यों हल्का होता है। जैसे देखो गैस वाला बैलून जो होता है, गैस वाला बैलून में हवा से क्या होता है, हल्का, जैसे हवा को पीछे छोड़ के ऊपर चला जाता है। और जो बिना गैस वाला बैलून होता है, नॉर्मल हवा का, ठीक ना, वो हवा के बराबर होता है, तो वो नीचे गिर जाता है या फिर हवा से भारी होता है। यानी पानी जो है क्या हुआ, पानी जब सूर्य की गर्मी पाकर वाष्प में बदल गया, यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, या फिर वाष्पन कहलाता है, या इवेपोरेशन कहलाता है। इसका देखो डेफिनेशन। तो क्वथनांक से क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए, क्वथनांक से कम तापमान, ठीक है, कि पानी को भाप में कन्वर्ट होने के लिए, पानी को वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक ना, जितना तापमान चाहिए वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है।
तो क्वथनांक से कम तापमान पर यदि पानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया या तो वाष्पन कहलाता है या फिर वाष्पीकरण कहलाता है। दोनों एक के नाम है, वाष्पन या वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण, अब देखो वाष्पीकरण का क्या क्या लाभ है हमारे जीवन में, ठीक ना। तो वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े सूख जाते हैं। हम लोग जो गीला कपड़ा पानी क्या कहते हैं, धूप में क्या करते हैं, ऐसे लाड़ते हैं सूखने के लिए, ठीक ना। वो किसके द्वारा सूखता है? वाष्पीकरण के माध्यम से। क्योंकि ये क्या बताया गया, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाष्प में, ठीक ना। यानी कि जो है जब कपड़ा जब हम लोग क्या करते हैं सूखने के लिए जो है कहीं लटकाते हैं, ठीक ना, उसमें जो पानी होता है वो पानी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो पानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? वाष्प में, ठीक ना। और वाष्प में कन्वर्ट होकर वो हवा में चला जाता है, जिसके कारण हमारा कपड़ा क्या हो जाता है? सूख जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही हमारा कपड़ा सूखता है। वाष्पीकरण के कारण ही नदी, तालाब, पोखर, गड्ढा, इन सब में जो पानी भरा होता है वो पानी क्या होता है? सूख जाता है, ठीक ना। अब यहाँ अगला हेडिंग, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना। वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं? सारी बात कर रहा है, बोलता है कि हम कर रहे बात। तो अगला हेडिंग है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना। वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 4। लिखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। कितने हैं? 4 ऐसे कारक हैं जो कि वाष्पीकरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहले चारों का नाम लिखो फिर समझेंगे सबको। पहला जैसे है सतह क्षेत्रफल। पहला क्या दिया है? सतह क्षेत्रफल। उसके बाद दूसरा है, ठीक ना, ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि। उसके बाद तीसरा है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी। उसके बाद चौथा दिया गया है, ठीक ना, वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, ठीक ना। ये 4 कारक है, सबको नोट करो फिर सबको समझते हैं। तो 4 कारक में पहला क्या है? सतह क्षेत्रफल, ठीक ना। पहला क्या है? सतह क्षेत्रफल। तो सबके बारे में लिखाएंगे बहुत लंबा जगह, इसलिए केवल इसको समझ लो। तो सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण द्रव के खुले सतह से होता है, ठीक ना। अगर मान के द्रव को कहीं रख दिए, पूरा सतह को पैक कर दिए, जब पैक कर देंगे ना तो वहाँ वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण हमेशा कहाँ होता है? खुला जगह पे। कहाँ होता है? खुला जगह पे। क्योंकि देखो वाष्पीकरण होने के लिए हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए। वाष्पीकरण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटेशन में वो क्या करता है? सूर्य गर्मी पाकर पानी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाष्प में, जो हवा में चला जाता है। अब मान चलो यदि पैक करके रखेंगे सतह को, किसी डब्बा में लगा के रखेंगे तो उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिसके कारण की क्या होगा, ठीक ना, कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो सतह क्षेत्रफल भी बहुत भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैसे गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे फैला देते हैं, फैलाते हैं ना, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। फैलाना मतलब क्या? क्षेत्रफल बढ़ा देना। अगर मान चलो गीला कपड़ा यूं ही ऐसे केवल टांग दो, ठीक ना, वहाँ टाइम का एब्जॉर्ब करो, उसको सूखने में कितना दिन लगा? 10 दिन लग जाएगा ना। अब उसको पूरा फैला दो इसे, तब ऐसे उसको टांगो, देखिए 2-3 घंटा में सूख जाएगा या 1 दिन में सूख जाएगा। तो क्षेत्रफल भी बहुत क्या करता है? मायने रखता है। क्षेत्रफल मतलब हुआ जगह। क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ? जगह। अगर कपड़ा को तुम इतना कम जगह में दे देगा ऐसे डायरेक्ट, अधिक समय लगेगा। थोड़ा फैला देगा, थोड़ा कम समय लगेगा। पूरा फैला देगा और कम समय लगेगा, ठीक ना। तो क्षेत्रफल मायने रखता है। यदि 5 ml जल को एक परखनली में और 5 ml जल को एक खुली चीनी मिट्टी की प्याली में रखा जाए तो प्याली में रखा हुआ जल शीघ्रता से वाष्पित होगा, क्योंकि वायु में उसका अधिक खुला सतह क्षेत्रफल है, ठीक ना। तो क्यों चीनी मिट्टी का प्याला, उसका मुंह थोड़ा बड़ा होता है ना, वो क्या होता है? वो जल्दी जो है वाष्प में कन्वर्ट होगा। और जो परखनली मतलब हुआ कुछ जो ऐसा आता है, केमिस्ट्री में तुम लेब में देखा होगा, नहीं रहता ऐसे करके, ऐसे होता है, इसका मुंह छोटा होता है, ठीक ना। यहाँ क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो धीरे होती है, सतह मतलब जगह इसका क्या है? कम है। तो सतह का क्षेत्रफल भी क्या कर निर्भर करता है, क्षेत्रफल कितना है। दूसरा क्या लिखा है?
ताप में वृद्धि, ताप बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा ज़रा क्या होगा, धूप करेगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा तेज होता है। इसलिए देखा होगा कि धूप यदि अधिक करता है कपड़ा जल्दी सूखता है ना, और धूप यदि कम करता है कपड़ा क्या होता है, लेट से सूखता है। तो ताप भी क्या करता है, निर्भर करता है किसके लिए, वाष्पीकरण के लिए। क्योंकि द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे द्रव के कण जल्दी जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर मान लो ताप बढ़ता है तो द्रव के कण के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है, तो द्रव जो है जल्दी जल्दी क्या बन जाता है, वाष्प बनता है, तो वाष्प कपड़ा वगैरह जो भी लाते हैं वो जल्दी से सूख जाता है। तीसरा, आर्द्रता में कमी। तो वायु में उपस्थिति जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हवा है ना, हवा में जो वाष्प उपस्थित है, यानी हवा जैसे मान लीजिए हवा है पूरा, यहाँ पे हवा ही नहीं है, हवा के साथ साथ क्या मिला हुआ है, गैस भी मिला, वाष्प भी मिला, ठीक ना। तो वायु में जो वाष्प मिला है वही कहलाता है क्या, आर्द्रता। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम रहती है तो उसे शुष्क वायु कहते हैं। अगर समझो कि अगर वायु में वाष्प की मात्रा कम है तो वो क्या कहलाएगा, शुष्क वायु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शुष्क वायु कहलाएगा। और यदि समझो कि वायु हवा में वाष्प की मात्रा ज़्यादा है, उसको नम वायु कहेंगे। क्या कहेंगे, नम वायु, यानी कि नमी वायु। पहला देखो क्या दिया, वायु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। चौथा पॉइंट, वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर इसमें हवा तेज चलेगा ना, ठीक ना, हवा तेज चलता है तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो हवा यदि धीरे चलेगा तो कोई कपड़ा यदि 1 घंटा में सूखेगा, अब यानी मतलब हवा तेज चल रहा है तो वही कपड़ा क्या होता है, 1 घंटा से पहले आधा घंटा में, पौने घंटा में सूख जाता है ना। यानी कि हवा यदि तेज चलेगा ना तो वाष्प जल्दी जल्दी बनेगा। क्योंकि वायु की गति तेज होने के कारण जलवाष्प के कण क्या होते हैं, वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। जलवाष्प की मात्रा घटने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो तेज हवा में कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, ठीक ना। अब हम लोग आगे समझेंगे अगला टॉपिक कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है, ठीक है। वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है, इतना पहले नोट कर लो। तो क्या दिया, वाष्पन और क्वथन में अंतर, ठीक ना। वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है, देखो वाष्पन इधर क्या लिखेंगे, क्वथन, ठीक ना। हमको बताना कि इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों अलग अलग है या फिर दोनों सेम ही है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक ना। वाष्पन और क्वथन। तो वाष्पन में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक ना। वाष्पन में पहला पॉइंट लिखना है कि क्वथन से कम तापक्रम पर, क्वथन से कम तापक्रम पर द्रव के वाष्प बनने की क्रिया को पहला अंतर क्या है डेफिनेशन में, ठीक ना। क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। वाष्पन यानी वाष्पीकरण, ठीक ना, वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कैसे होता है, वाष्पन जब क्वथन से कम तापमान पर होता है। क्वथन से कम तापमान पर यदि पानी वाष्प बन जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाता है, वह क्रिया वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, निश्चित ताप पर द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। तो क्वथन के लिए क्या है, क्वथन के लिए तापमान निश्चित होना चाहिए ना। जैसे कि जो द्रव का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, द्रव का क्वथनांक याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा ना द्रव नहीं उबलेगा।
द्रव क्या होगा 99 डिग्री तक द्रव नहीं उबलेगा, जो कि 99 के तो 100 कितना आसपास है ना, 99 डिग्री तापमान रहेगा तो द्रव क्या होगा, पानी जो है नहीं उबलेगा जब तक कि तापमान कितना नहीं हो जाएगा 100, ठीक ना। यानी कि क्वथन क्या होता है, निश्चित तापमान पर होता है, लेकिन ये क्या है, ये क्वथन से कम तापमान पर, क्वथन से कम तापमान पर। ये क्वथन है 100 डिग्री, तो 90 हो जाएगा ये, उसके बाद जो है 95 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है, यह मंद क्रिया है। वाष्पन कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। वाष्पन कैसे होता है, धीरे धीरे, लेकिन यह मंद क्रिया है। दूसरा अंतर क्या है, यह मंद क्रिया है, ठीक ना। और यह क्या है, यह तीव्र क्रिया है। क्वथन फास्ट में होता है, क्वथन कैसे होता है, फास्ट में होता है, लेकिन यह तीव्र क्रिया है, यह तीव्र क्रिया है। यानी कि वाष्पन क्या है, स्लो प्रोसेस, ठीक ना। वाष्पन क्या है, स्लो प्रोसेस यानी मंद क्रिया। उसके बाद जो क्वथन क्या है, फास्ट प्रोसेस, ठीक ना, ये तीव्र क्रिया। और तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर है यह क्रिया द्रव की मुक्त सतह पर होती है। इसमें लिखेंगे यह क्रिया द्रव में, यह क्रिया संपूर्ण द्रव में एक साथ होती है ना। देखो ये इसमें क्या बोला गया, वाष्पन में, वाष्पन की क्रिया जब मुक्त सतह पर, मतलब कि जो समझो कि जो पानी खुला है, जो पानी क्या है, खुला है, ठीक ना, जो पानी बाहर में जो सतह पर नहीं है, केवल उसी पर क्या होगा, वाष्पन की क्रिया होगा। देखिए क्वथन की क्रिया संपूर्ण द्रव पे, चाहे पानी खुला रहे चाहे पानी बंद रहे, ठीक ना, पानी किसी भी कंडीशन में कहीं पर रहे, हर एक जगह क्या होगा, क्वथन की क्रिया होगा। इसको लिखेंगे यह क्रिया, चौथा अंतर लिखेंगे, 5 अंतर लिखा देते हैं। चौथा लिखना है यह क्रिया सभी तापक्रम पर होती है, सभी तापक्रम पर होती है। इसको इसके में लिखेंगे यह क्रिया निश्चित तापक्रम पर होती है। देखो क्या बोला गया, समझ ना, कि वाष्पन की क्रिया जो है किसी भी तापमान पे हो सकता है, ठीक ना, चाहे तापमान कम हो चाहे ज्यादा हो, सभी तापमान पे वाष्पन की क्रिया होती है। लेकिन क्वथन की क्रिया के लिए तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित। इसका तापमान फिक्स है कि क्वथन की क्रिया इतना डिग्री पर होगा, तो मतलब उतना ही डिग्री पे होगा, उससे कम पे नहीं होगा, ठीक ना। तापमान क्या है, फिक्स है, निश्चित है। एक और अंतर देखो, 5वां, वाष्पन से ताप में कमी होती है। वाष्पन से ताप में क्या होती है, ताप में कमी होती है। इसमें लिखे 5वां अंतर, वाष्पन से ताप में कमी नहीं, क्वथन के समय ताप नियत रहता है। क्वथन के समय ताप क्या होता है, ताप नियत रहता है, ठीक है ना। नियत मतलब स्थिरांक रहता है, ठीक है ना, बढ़ता ना ही घटता है। और वाष्पन में क्या होता है, वाष्पन जैसे जैसे वाष्पन होते जाता है, ताप में कमी आते जाती है, ठीक ना। वाष्पन बढ़ता है तो ताप घटता है। कौन दिया?
नोट कर लिया इसको, ठीक ना? यस सर। नोट हो गया ये, ठीक ना? तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।